और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी टॉय ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों के साथ खुद भी महाराणा प्रताप एक्सप्रेस नाम की इस टॉय ट्रेन की सवारी का लुत्फ उठाया। 3 कोच वाली इस ट्रेन में करीब 150 सैलानियों के बैठने की व्यवस्था है। सीएनजी से चलने की वजह से इस टॉय ट्रेन से पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारी बारिश हुई जिससे सड़क के बीच में दोबारा काफी दरार आ गई। इस तरह से ये सड़क 2 हिस्सों में बंट गई। इस सड़क के साथ ही पुल भी है जो कि हस्तिनापुर और बिजनौर को आपस में जोड़ता है, लेकिन दरार आने से वहां आवाजाही पर असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि गंगा के पानी की वजह से ऐसा हुआ। अब लोगों को आर पार जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में कुछ युवकों ने अपने एक दोस्त का बर्थडे खुलेआम सड़क पर मनाया। इतना ही नहीं, बर्थडे बॉय पर तलवार से केक काटने का आरोप लगाया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इरफान नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के जोधपुर में एक महंगाई राहत कैंप में अजीबोगरीब आवेदन आया। दरअसल वहां एक 48 साल के शख्स ने अपनी शादी करवाने के लिए कैंप पहुंचकर दोस्तों के साथ अर्जी लगाई। घनश्याम नाम के इस आदमी ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा कि बढ़ती उम्र में उसकी शादी नहीं हो रही है, उसके माता पिता नहीं हैं और उसे घर के काम करने में दिक्कत आती है। ऐसे में उसकी शादी करवाई जाए। घनश्याम के इस आवेदन के बाद कैंप में मौजूद अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। पंजाब के फिरोजपुर की केंद्रीय जेल में कुछ कैदियों के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए जिनमें वो मस्ती करते नजर आए। बताया गया कि इन लोगों ने कैदी का जन्मदिन इंस्टाग्राम पर लाइव आकर सेलिब्रेट किया। जैसे ही ये वीडियो सामने आया तो जेल प्रशासन ने वहां से 2 मोबाइल फोन बरामद किए, साथ ही इस मामले में केस भी दर्ज किया। राजस्थान के राजसमंद में भारी बारिश से सूरजकुंड नाले के बहाव में फंसे पर्यटकों को किसी तरह रेस्क्यू कर लिया गया। दरअसल कुंभलगढ़ इलाके में भारी बरसात की वजह से ये नाला उफान पर आ गया, जिससे कई पर्यटक पानी के तेज बहाव में फंस गए। फिर करीब आधे घंटे तक 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण और पर्यटक वहीं अटके रहे। बाद में कुछ ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर व्हाट्सएप के जरिए होने वाले फ्रॉड से जुड़ी हुई है। मोबाइल फोन में व्हाट्सएप का इस्तेमाल आम है, लेकिन इसके जरिए ठगी और ब्लैकमेलिंग के मामले भी लगातार सामने आते हैं। इसे देखते हुए व्हाट्सएप का एक नया फीचर व्हाट्सएप लेकर आया है जो कि फ्रॉड कॉल को साइलेंट कर देगा। तो सही व्हाट्सएप यूजर्स के लिए इसकी जानकारी जरूरी है। साथ ही सावधानी वाला हॉर्न बजाना भी इस पूरे मामले पर जरूरी है। सोशल मीडिया के इस दौर में व्हाट्सएप के बगैर काम कहां चलने वाला है। दोस्तों से बात करनी हो या दफ्तर के काम हो, व्हाट्सएप सभी की जरूरत बन गया है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि व्हाट्सएप के जरिए अक्सर आपको फर्जीवाड़ा की खबर भी मिलती रहती है। व्हाट्सएप पर किसी अनजान नंबर से कोई लिंक आता है, तब कोई उस पर क्लिक करता है तो फ्रॉड का शिकार हो जाता है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए लोगों के साथ ठगी होने की बात भी आपने सुनी होगी। जैसे जैसे लोग डिजिटल दुनिया की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, वैसे ही साइबर फ्रॉड और स्कैम के मामले भी बढ़ने लगे हैं। व्हाट्सएप पर भी साइबर फ्रॉड के कई मामले सामने आते रहे हैं। स्कैम की शुरुआत अनजान नंबर से आने वाले कॉल से होती है। हाल के दिनों में लोगों के मोबाइल पर अनजान कॉल आने की शिकायतें बढ़ गई हैं। बड़ी तादाद में लोगों को अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से अनजान कॉल आ रही हैं। लिहाजा ऐसे कॉल से सावधान रहना बेहद जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि आमतौर पर व्हाट्सएप के जरिए ये फ्रॉड कैसे किया जाता है।
अनजान नंबर से कॉल करने वाला घर बैठे मोटी कमाई का ऑफर देता है। अक्सर ये काम YouTube वीडियो को लाइक करने या पोस्ट करने का होता है। शुरू में इस काम के कुछ पैसे दिए जाते हैं, लेकिन बाद में बताया जाता है कि पूरी रकम क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर दी गई है। पैसा हासिल करने के लिए और रकम देने का दबाव डाला जाता है और जब तक बात समझ में आती है तब तक अच्छी खासी रकम हवा हो चुकी होती है। लेकिन अब ऐसा फ्रॉड अनजान नंबरों के जरिए ना हो, इसलिए व्हाट्सएप ने एक नया फीचर जारी किया है। इसके जरिए लोग अनजान कॉल को साइलेंट कर सकते हैं ताकि ठगी का शिकार होने से बचा जा सके। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने खुद इसका ऐलान किया। इस फीचर का आप अपने व्हाट्सएप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। जब हम व्हाट्सएप में जाएंगे तो सेटिंग्स में जाना पड़ता है हमें। सेटिंग्स में जाने के बाद प्राइवेसी का एक फीचर दिया हुआ है और उसमें एक ऑप्शन है कॉल्स, और उस कॉल्स के ऑप्शन में आप इसको चूज कर सकते हैं कि क्या अननोन नंबर्स को आपको लेना है या नहीं लेना है, उनको साइलेंट करना है। तो प्राइवेसी के अंदर ये फीचर अवेलेबल है। इसको इनेबल करने से यूजर्स को जो स्कैम कॉल्स आ रही हैं, अननोन नंबर से कॉल आ रही हैं, उससे होने वाली एनोनिमिटी मेंटेन रख सकते हैं और उनको साइलेंट कर सकते हैं। आप जैसे ही अपने मोबाइल फोन के व्हाट्सएप सेटिंग्स में कॉल्स पर जाकर क्लिक करेंगे तो साइलेंस अननोन कॉलर्स का ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन को ऑन करने पर अनजान नंबर से जो कॉल आएगी उसमें रिंग यानी घंटी नहीं बजेगी। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट्स की एक टीम बैठी हुई है। सत्या है हमारे साथ। सत्या, हमें ये दिखाइए कि कैसे काम करेगा। सत्या ने अभी मेरा नंबर सेव कर लिया है अपने फोन में, लेकिन मेरा जो फोन है उसमें सत्या का नंबर नहीं फीड है। सत्या, आप करके दिखाइए एक बार फोन, जिससे हम अपने दर्शकों को ये दिखाएं कि ये कैसे काम करता है। तो ये राजा अभी आपको जूम करके दिखाएंगे। जैसे कि मुझे फोन मैं यहाँ से फोन करूँगा, देखिए। और जो मेरा फोन है वो अभी साइलेंट पे नहीं है, वो रिंगिंग मोड पे है। और देखिए किसी भी तरह की कोई कॉल नहीं जा रही है। सत्या, जब मुझे फोन कर रहे हैं तो कॉलिंग शो हो रहा है। अमूमन जब आप किसी को कॉल करते हैं तो रिंगिंग शो होता है, लेकिन अभी मुझे कोई कॉल नहीं आ रही है। ये जो शो कर रहा है वो भी कॉलिंग शो कर रहा है। यही इस फीचर की खास बात है कि इसमें फोन आता है तो पता नहीं चलता है कि आपको फोन आ रहा है। अब सत्या, आप इसे कट कर दीजिए। देखिए सत्या ने कट किया। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। मैंने अपना व्हाट्सएप खोला। अब हम जब यहाँ मिस कॉल में आइए, देखिए जस्ट नाउ इनकी कॉल है साइलेंस्ड अननोन कॉलर। यानी आप कहीं व्यस्त हैं या सो रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप कॉल का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं तो डेटा ऑन होने पर कॉल जाने पर रिंगिंग लिखा आता है। लेकिन इस फीचर में अगर कोई आपको फोन कॉल करता है तो वहाँ रिंगिंग की जगह कॉलिंग लिखा आएगा, यानी सामने वाले शख्स को ये पता नहीं चल सकेगा कि उसकी कॉल आप तक पहुंची है या नहीं। हालांकि कॉल कटने पर इसका नोटिफिकेशन कॉल लॉग में नजर आएगा, जिसे टैप कर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको किसने कॉल की थी। इन सब के बावजूद आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपने उस नंबर पर कॉल बैक कर दिया तो साइलेंस अननोन कॉलर वाला ये फीचर काम नहीं करता और आगे आपको उस नंबर से कॉल आ सकती है। साइलेंस अननोन कॉलर वाले फीचर के अलावा प्राइवेसी के लिए भी व्हाट्सएप के कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं, जिससे आप ये तय कर सकते हैं कि आपसे कौन कांटेक्ट कर सकता है। अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। चैट में भी और ज्यादा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन की सेटिंग की जा सकती है। मसलन 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन भी चुना जा सकता है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में प्राइवेसी ऑप्शन को चूज करना होगा। उस पर क्लिक करने से वहाँ प्राइवेसी चेकअप का पॉपअप नजर आएगा, जिसके जरिए आप आसानी से ये सब कुछ कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए प्राइवेसी चेकअप है पूरा। आप एक बार सत्या में
करीब से दिखाएंगे। सत्या दिखाइए क्या क्या है इसमें। चूज हु कैन कॉन्टेक्ट यू, इसमें आप जाते हैं। ग्रुप, सबसे खास बात यह है कि ग्रुप में अक्सर हम देखते हैं सत्या कि हमें कोई भी मैसेज कर सकता है, लेकिन इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपको कौन मैसेज कर सकता है। इसमें ग्रुप में ये है भी, अगर मेरे को कोई ग्रुप में ऐड करना चाहता है तो मैं ये इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ मेरे को कौन कौन ग्रुप में ऐड कर सकता है। एवरीवन, या फिर जो मेरे कॉन्टैक्ट है सिर्फ वही मुझे कर सकते हैं, या फिर कोई भी कर सकता है, या तो ये इसमें है ग्रुप्स में। यही नहीं, व्हाट्सएप की तरफ से ऐसी सुविधा भी दी गई है कि आप अपने चैट को भी लॉक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप जो है वो सिक्योर रहे, आप चैट लॉक पर जा सकते हैं। यहाँ गए, आप इसको एक्टिव करिए, आप अपना फिंगरप्रिंट इसमें लगा दीजिए और उसके बाद ये चैट आपको ऐसे शो नहीं होती जैसे आपने व्हाट्सएप खोला। देखिए, आप व्हाट्सएप पे आए, आपने व्हाट्सएप को खोला तो आपको यहाँ कोई चैट नहीं दिखती है। जब आप वापस ऊपर जाते हैं तो वहां पर आपको एक बार लॉक चैट जरूर नजर आएगी और इस तरह से आप अपनी चैट्स को भी लॉक कर सकते हैं। इन तमाम फीचर्स का इस्तेमाल कर आप व्हाट्सएप पर और ज्यादा प्राइवेसी मेंटेन करने के साथ ही खुद को अपने साथ होने वाले किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से महफूज रख सकते हैं। फ्रॉड से बचने के लिए व्हाट्सएप पर सुरक्षा वाले फीचर्स का इस्तेमाल करें और दूसरों को इनकी जानकारी देने के लिए हॉर्न बजाएं। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने में आपको कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए ताकि आप किसी तरह से ठगी का शिकार नहीं हो सके। साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल से जान लीजिए कि आखिर क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। हमारी डिटेल अक्सर हम लोग खुद ही किसी न किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं। जानकारी का अभाव होने से या कई बार ओवर एंथुसियाज्म में लोग अगर अपना कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो फेसबुक के माध्यम से अपनी अकाउंट डिटेल शेयर कर देते हैं। कहीं टिकट बुक करा रहे हैं या कहीं होटल बुक करा रहे हैं या किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो डिटेल अपनी बता देते हैं, या कहीं से कोई सामान आया है उसकी रिसीविंग की स्लिप वगैरह डाल देते हैं, उससे आपका एड्रेस पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे शेयर हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारी निजी जानकारी है उसको निजी बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी है, उसके बाद किसी प्लेटफॉर्म की या किसी दूसरे व्यक्ति की है। तो अगर हम पब्लिक प्लेसेस पर, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक पब्लिक प्लेस है जहां पर हमारे नोन और अननोन दोनों तरह के कांटेक्ट होते हैं, अगर हम उसमें डालेंगे तो कोई स्कैमर भी उसमें जुड़ा हो सकता है। जो स्कैमस्टर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, कई बार वो भी नाम बदल के उसमें जुड़े हो सकते हैं। तो हमें अपनी निजी जानकारी को, फाइनेंशियल जानकारी को और अपने पर्सनल सोशल स्टेटस को पब्लिश नहीं करना है। दूसरी चीज, आजकल सेक्सटॉर्शन या इस तरह की कॉल्स का बहुत, जिसमें अननोन नंबर से एक वीडियो कॉल आती है और उस वीडियो कॉल को रिसीव करने पर दूसरी तरफ से एक नग्न व्यक्ति, न्यूड पर्सन आपके साथ कॉल में जुड़ सकता है और बाद में जो वीडियो बनती है फिर एक्सटॉर्शन, पैसे की मांग की जाती है। और कभी कभी ऐसे लोग जो महत्वपूर्ण पदों पर लोग बैठे हैं उनसे महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे जो मिसाइल प्रोग्राम में है या कहीं डिफेंस के लोग हैं, वो भी मांग करते हैं। तो सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अननोन नंबर से वीडियो कॉल कभी रिसीव ना करें। अगर कोई जानकारी, कोई व्यक्ति कॉल कर रहा है और आप बात भी करना चाहते हैं तो नॉर्मल कॉल करें, वीडियो कॉल। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, उत्तराखंड में रेड तो हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश दौरे से लौटने के बाद एक अहम बैठक की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दूसरे केंद्रीय मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के वर्तमान आंतरिक सुरक्षा हालात पर पीएम को जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर सवाल उठाए। दरअसल वो जम्मू में डिफेंस कॉन्क्लेव में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और वहां के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने काल भैरव मंदिर में विशेष पूजा भी की। माना जा रहा है कि सीएम ने मिशन 2024 की शुरुआत करने के ठीक पहले बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लिया। वो जल्द ही अलग अलग जगहों पर जनसभाएं करने वाले हैं।
जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। पुलवामा समेत कई इलाकों में टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी की गई। इसमें एनआईए को कई अहम सबूत हाथ लगे। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ ने भी एनआईए की मदद की। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई। दरअसल राज्य में भारी बारिश हो रही है। इसी बीच पंडोह के पास पहाड़ी का मलबा सड़क पर गिर गया। इससे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कुछ घंटे बंद करना पड़ा। हालांकि फिर ये खोल दिया गया। हिमाचल में अगले 2 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। ऐसे में पर्यटकों से यात्रा को लेकर एहतियात बरतने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ राज्य सरकार ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया। अब धर्म परिवर्तन, लूट और हत्या जैसे अपराधों में 30 दिन के अंदर सजा होगी। इसके लिए हर जिले में पॉस्को, धर्म परिवर्तन जैसे 20-20 अपराध चिन्हित किए जाएंगे। यानी अब आरोपियों को जल्दी सजा होगी और केस महीनों तक पेंडिंग नहीं रहेंगे। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। केजरीवाल सरकार का जिक्र होता है तो जरूर बिजली की बात होती है। खुद मुख्यमंत्री भी मुफ्त बिजली का जोर शोर से बखान करते हैं। इसलिए जब दिल्ली में बिजली बिल बढ़ने का फैसला हुआ तो लोगों की पेशानी पर बल पड़ना लाजमी है। लेकिन इस बात पर सियासत में जैसे घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र की वजह से सरचार्ज बढ़ाना पड़ा है और बीजेपी कह रही है कि बिजली कंपनियों से केजरीवाल का साठगांठ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। केजरीवाल सरकार की शोहरत मुफ्त, बिजली मुफ्त, पानी वाली सरकार के तौर पर है। इसलिए जैसे ही दिल्ली में बिजली महंगी होने की खबर आई, सियासत में करंट दौड़ गया और सवाल उठने से पहले ही दिल्ली की ऊर्जा मंत्री ने केंद्र पर ठीकरा फोड़ दिया। आज अगर बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहे हैं, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़ रहे हैं। और हम तो ये भी जानना चाहेंगे कि जो कोल इंपोर्टर्स हैं, उनकी केंद्र सरकार की उनके साथ क्या साठगांठ है कि 10 गुना दाम पर वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि कोयला खरीदना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल, आप अपने चेहरे पे लगातार जो कालिख पोत रहे हो ना जनता से धोखे का, ये जनता अब समझने लगी है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि तुरंत आप इस बढ़े हुए बिजली के इस दर को, पावर परचेज एग्रीमेंट कमीशन को तुरंत वापस उसी जगह ले जाइए और जो जून में आपने रखा था, और ठंडी में घटाने की बात होती है तो आपने क्यों नहीं घटाया। समझने वाली बात यह है कि दिल्ली में बिजली की कीमत नहीं बढ़ी, बल्कि करीब 10% सरचार्ज बढ़ाया गया है और ये बिजली वितरण करने वाली कंपनियों के साथ हुए पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट के तहत किया गया है। दिल्ली सरकार दलील दे रही है कि कोयला महंगा होने की वजह से बिजली की कीमत बढ़ी है, लिहाजा करार के तहत 3 महीने के लिए सरचार्ज बढ़ाया गया है। लेकिन बीजेपी का सवाल है कि जब पिछले साल सर्दी में बिजली का इस्तेमाल कम हुआ, तब बढ़ा हुआ सरचार्ज कम क्यों नहीं हुआ। मैं यही पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि आपने जब जून 2022 को ये पावर परचेज एग्रीमेंट कमीशन जब 16% से 22% किया था, तो क्या आपने नवंबर दिसंबर ठंडी में बिजली की वो दर घटाए थे? कहीं ना कहीं 5 स्टेट के इलेक्शन भी तो आ रहे हैं और 5 स्टेट में अब इलेक्शन भी तो लड़ने हैं आम आदमी पार्टी ने। हम पहले से ये कहते हैं कि कोई इमोशंस नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता से लेके इतनी गर्मी में आपने 10% रेट बढ़ा दिए बिजली के। अगर आपको सब्सिडी देनी है तो फिर आप डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए ना, आप पूरा पैसा लीजिए और उनको उनके अकाउंट में पैसा डालिए जिनको आपने सब्सिडी देनी है। आप सिर्फ ये पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं क्योंकि आप बाकी जगह पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं बिजली कंपनीज के साथ मिलके। अब इस सियासत का मजेदार पहलू देखिए। दिल्ली में बिजली की दरों और टैरिफ को तय करने का अधिकार DERC के पास है। चंद रोज पहले जब इसके चेयरमैन के पद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज उमेश कुमार को LG ने नियुक्त किया, तब आम आदमी पार्टी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी।
अब इसी दौरान DERC ने बिजली वितरण करने वाली कंपनियों की दलील मान ली कि बिजली खरीदने की लागत ज्यादा हो गई है। इस तरह अगले 9 महीनों के लिए DYPL को 9.44% और BRPL को 6.39% अतिरिक्त चार्ज लेने का आदेश दे दिया गया है। बीजेपी का दावा है कि इससे उपभोक्ताओं को करीब 4,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार कह रही है कि जिनको बिजली मुफ्त मिल रही है उनको फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में दिल्ली और केंद्र दोनों जिम्मेदार हैं। जिनके 200 यूनिट तक के फ्री बिजली बिल आते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनके बिल बिना सब्सिडी के आते हैं उनमें पर यूनिट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। लेकिन 8% का सरचार्ज उनके बिल पे बढ़ेगा, तो अगर 100 रुपए का बिल आ रहा है तो वो 108 रुपए का बिल आएगा। अरविंद केजरीवाल जनता की जेब पे डाका डाल के प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और इस फायदे में अरविंद केजरीवाल हिस्सेदार हैं। हमने पहले भी कहा है कि लोगों को यदि सब्सिडी देनी है तो डायरेक्ट उनके खाते में सब्सिडी दी जाए, ना कि कंपनियों के खाते में दी जाए। तो आज जिस तरह से उनकी मंत्री दावा कर रही हैं कि ये जो अतिरिक्त शुल्क जो बढ़ा है वो केंद्र सरकार की वजह से बढ़ा है, तो मैं दोनों से पूछना चाहता हूं आखिर ये महंगाई की मार उपभोक्ताओं पे क्यों? दिल्ली में बिजली वितरण का जिम्मा 3 कंपनियों के पास है। BYPL और BRPL के अलावा TPDDL भी है, लेकिन बढ़ी हुई कीमत से उसके उपभोक्ता प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, ट्रांस यमुना क्षेत्र, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में रहने वाले लोगों को बिजली का झटका लगेगा और जाहिर है कि बीजेपी और कांग्रेस इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि शासन के केजरीवाल मॉडल का आधार ही बिजली है। इसलिए बिजली पर केजरीवाल को घेरने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में सुस्ती रही। शेयर बाजार मामूली बदलाव के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 9 अंक गिरकर 62,970 पर बंद हुआ। निफ्टी में 26 अंकों की तेजी रही। यह 18,691 पर बंद हुआ। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में उछाल देखने को मिली। सोना 170 रुपए चढ़कर 59,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी में भी 350 रुपए की उछाल रही। 1 किलो चांदी की कीमत 71,300 रुपए हुई। अब विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च किए जाने पर TCS शुल्क लगेगा। क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया गया है। 7 लाख से ज्यादा के खर्च पर 20% का शुल्क देना होगा। वहीं शिक्षा एवं चिकित्सा से संबंधित खर्चों पर 5% का ही TCS लगेगा। पीएम मोदी यूपी में बनने जा रहे मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के MSME यानी कुटीर, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री राकेश चच्चा ने इस बात के संकेत दिए। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरदोई कानपुर के बीच एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी कर सकते हैं। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। मुंबई के नानावटी अस्पताल में महज 7-8 महीने की छोटी बच्ची का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। बच्ची लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसका वजन इतना कम था कि डॉक्टर्स के लिए उसकी सर्जरी किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। ये खुशी के आंसू हैं, वो खुशी जो एक मां को संतान के नए जीवनदान से मिली है। आंखें बार बार नम हो रही हैं उस पल को याद करके जब उसे पहली बार मालूम पड़ा था कि उसकी बच्ची एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसका इलाज आसान नहीं है। लेकिन अब जब ये मासूम उससे उबर गई है तो पल याद आ रहे हैं। बच्चे की मासूम आंखें नहीं जानती कि उसे क्या मिला है। दरअसल नानावटी अस्पताल में इस बच्ची का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है। ये इस अस्पताल के लिए पहला मामला है जब इतनी छोटी बच्ची का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। यह को बीमारी थी जिसको हम बोलते हैं बिलियरी एट्रेजिया। बिलियरी एट्रेजिया यानी लीवर से जो पित्त की नली होती है, जो लीवर से पित्त इंटेस्टाइन में ले जाती है, वो जन्म से बनी नहीं है। ऐसे में
शरीर से जो घातक पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलना चाहिए वो लीवर में जमे रहते, जिससे लीवर खराब होता है। हृदय एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसका लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका वजन बहुत कम था। इसके अलावा भी काफी सारे चैलेंजेस थे। सिर्फ एक बहुत चैलेंज है कि माल नरिश या कुपोषित बच्चे का ट्रांसप्लांट करना, और इसमें हम कितना भी पोषण दें, क्योंकि लीवर खराब है, इनका हम पोषण ठीक नहीं कर सकते हैं। तो मेडिकली इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग जब हम इतने छोटे बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। सर्जरी वाइज भी इतने छोटे बच्चे के ट्रांसप्लांट में जो नसें होते हैं, जिसको हम छोटी छोटी जो ब्लड की नसें होती है, पित्त की नलियाँ होती है, उसको जोड़ते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो भी एक मेजर चैलेंज होता है। लिहाजा माता पिता ने डॉक्टर की सलाह मानी और बच्ची के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो गए। जब फर्स्ट टाइम हम लोग को मालूम पड़ा तभी ये 3 महीने की थी। उसके बाद हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, इसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वहाँ पे हम लोगों ने सब टेस्ट किए, फिर उसके बाद और दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसमें भी हम लोग 3-4 महीने और निकाले। फिर एट द टाइम एक हमारे फ्रेंड है, उनसे मालूम पड़ा कि डॉक्टर विभोर बोरकर करके वो अच्छे सर्जन हैं, डॉक्टर अनुराग श्रीमल है, उन्होंने बहुत सारे सर्जरी किया लीवर ट्रांसप्लांट का। तो मैंने उसी टाइम डिसीजन ले लिया कि इनको आके मिलूंगा। अब हृदय स्वस्थ है और माता पिता खुश हैं कि उन्होंने डॉक्टर की सलाह मानकर सही फैसला लिया। देव कोटक, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और अब डॉक्टर अनुराग श्रीमल की जुबानी सुनिए कि नन्ही बच्ची हृदया चौहान की सर्जरी कितनी मुश्किल थी और ये लिवर ट्रांसप्लांट कितनी बड़ी कामयाबी है। जो बच्ची है हृदया चौहान, काफी छोटी बच्ची थी, वजन सिर्फ 4.2 किलोग्राम था, 4 किलो 200 ग्राम, और उम्र उसकी करीब 8 से 9 महीने के बीच में थी। ये जो बच्ची है उसकी बीमारी का नाम है बिलियरी एट्रीसिया। इसमें जन्म से ही लिवर से पित्त की नलियां जो हैं वो ठीक से बनती नहीं है। इस कारण से पित्त का प्रवाह, लिवर या यकृत से पित्त का प्रवाह होके अपने इंटेस्टाइन या आंतड़ी तक नहीं पहुंचता और पित्त के जमा होने के कारण लिवर खराब होने लगता है। तो ये जो बच्ची थी उसका एक ऑपरेशन हुआ था जिससे कि पित्त का प्रवाह एस्टैब्लिश किया जा सके। वो ऑपरेशन फेल हो गया था। साथ ही साथ बच्चे को कई बार इन्फेक्शंस हो रहे थे जिसे कोलेंजाइटिस बोलते हैं, और सब चीजों के साथ जो है बच्चे का वजन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था, जिसे ग्रोथ फेलियर बोलते हैं, और बच्चे को पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया था, ग्रोथ फेलियर हो गया था और रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे थे। बच्ची के पापा जो हैं आशीष चौहान, उन्होंने अपने लिवर का एक भाग डोनेट किया। ये जो सर्जरी है ये 1 दिसंबर 2022 को हमने की, और डोनर का ऑपरेशन और बच्ची रेसिपिएंट का ऑपरेशन दोनों 2 ऑपरेशन थिएटर्स में पैरेलली चला। जब भी इतने छोटे बच्चे होते हैं तो हमें ऑपरेशन के समय को कम से कम रखना होता है, तो इसी प्रकार से इस बच्चे का भी ऑपरेशन हमने 7 से 8 घंटे में पूरा किया। साथ ही साथ ये जो बच्ची है इसकी जो रक्त की नस है जो इंटेस्टाइन को लिवर से जोड़ती है, पोर्टल वेन, वो भी छोटी थी या बारीक थी, जिसे पोर्टल वेन एट्रीसिया बोलते हैं। तो इस कारण से इन सब ऑपरेशन में जो खून पतला हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, इससे ब्लीडिंग पे हमें ध्यान रखना होता है। साथ ही ये जो खून की नसें हैं उसके बीच में हमें जंप ग्राफ्ट लगाना पड़ता है। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा है बिजली की कीमत। देश की राजधानी दिल्ली में बिजली महंगी होने जा रही है। डीईआरसी ने बिजली कंपनियों की मांग मानने के बाद अब बिजली करीब 10% तक महंगी हो जाएगी। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से 200 यूनिट तक की बिजली फ्री रहने की बात कही गई है, लेकिन उससे ज्यादा बिजली खपत के लिए बढ़ा हुआ चार्ज देना होगा। बीएसईसी यमुना पावर लिमिटेड यानी कि बीवाईपीएल की दरों में 9.42% का इजाफा हुआ है। वहीं बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड यानी कि बीआरपीएल की दरें 6.39% बढ़ी है। नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी कि एनडीएमसी की दरों में 2% का इजाफा हुआ है, तो टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड यानी कि टीपीडीडीएल के उपभोक्ताओं पर इसका असर नहीं पड़ेगा। अब 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत पर 8% चार्ज लगेगा। अगर 200 यूनिट के बाद
आपका बिल 100 रुपए आता है तो इस बढ़ोतरी के बाद आपको 108 रुपए का बिल आएगा। अगर पहले आपका बिल 500 रुपए आता है तो अब 540 रुपए आएगा। इसी तरह अगर आपका बिल 1000 रुपए का आता है तो 1080 रुपए आपको देने होंगे। 2000 रुपए का बिल अगर आता है तो यह बढ़कर 2160 रुपए हो जाएगा। दिल्ली सरकार दिल्ली वालों को 200 यूनिट बिजली फ्री देती है, जबकि 201 से 400 यूनिट तक आधा रेट लिया जाता है। दिल्ली में करीब 58 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से 47 लाख को सब्सिडी मिलती है। 47 लाख में से 30 लाख उपभोक्ताओं का बिल जीरो आता है। वहीं 16 से 17 लाख उपभोक्ताओं के बिल आधे आते हैं, लेकिन सरचार्ज बढ़ने की वजह से ऐसे लोगों का बिजली बिल बढ़कर आएगा। हमने दिल्ली के लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की और उनकी राय जानी। बिजली से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। गर्मी से राहत पाने के लिए अगर आप एसी चलाकर चैन की नींद सोते हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र की तरफ से अब बिजली बिल तय करने के नए नियम लागू करने की योजना है, जिससे आपके रात के बिजली बिल में इजाफा हो सकता है। हालांकि दिन के बिल में राहत मिलेगी। सरकार टाइम ऑफ डे टैरिफ की व्यवस्था लागू करने जा रही है। टीओडी के तहत देश भर के बिजली उपभोक्ताओं से समय के हिसाब से टैरिफ वसूला जाएगा। रात में बिजली के ज्यादा इस्तेमाल से सामान्य के मुकाबले ज्यादा बिल बनेगा। पीक आवर्स में टैरिफ 10 से 20% ज्यादा होगा। दिन में सौर ऊर्जा से चलने वाली बिजली की सप्लाई की जाएगी, इसलिए दिन का बिजली का बिल कम आएगा। सौर घंटों यानी कि 8 घंटे के दौरान बिजली खपत के प्रबंधन से बिल में 20% की कमी आएगी। 10 किलोवाट और ज्यादा मांग वाले कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए टीओडी प्लान अप्रैल 2024 से लागू होगा। कृषि को छोड़कर बाकी उपभोक्ताओं के लिए ये अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसके लिए स्मार्ट मीटर लगवाने होंगे, जिसके बाद टीओडी के साथ बिलिंग शुरू हो जाएगी। दिन में सस्ती और रात को महंगी बिजली मिलने का फायदा ये होगा कि लोगों में बिजली की बचत करने की आदत पड़ेगी। पीक आवर्स में उपभोक्ता ज्यादा बिजली खपत वाले काम करने से परहेज करेंगे। इस मुद्दे पर हमने लोगों की राय जानी, सुनिए क्या कहते हैं वो। अब जो बिल आया वो कहते हैं कि रात में अगर आप एसी और कूलर चलाते हैं तो आपका बिल ज्यादा आएगा, 20% तक लगभग। सर देखो, पहले के समय में क्या था, सिर्फ मतलब 10% 15% के पास एसी था। आज के समय में कम से कम 50% आदमी के पास एसी, फ्रिज, सब कुछ है, सब कुछ दिया हुआ है। आज मान लो सरकार जैसे मान लो कर्मचारी की अगर सैलरी बढ़ेंगे तो क्या करेगा, बिल नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आने वाले समय कर्मचारी को सैलरी कहाँ से दे पाएंगे, वेतन कहाँ से दे पाएंगे, कहाँ से देंगे। अगर देश में फिर मान लो बिजली का जो काम होता है, ट्रांसफार्मर वगैरह जो भी चेंज होता है, इलेक्ट्रिक होते हैं, उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे सरकार। सैलरी बढ़ी आती है, आती सर, सैलरी बढ़िया है, सैलरी बढ़िया आती है, बढ़िया आती है सैलरी सबकी। जो डिमांड होगी, डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेट बढ़ेगी, क्योंकि काफी एक एरिया अगर एक आदमी 10 यूज करता है, आज वो 50 यूज कर रहा है आदमी, तो ये जो डेवलपमेंट 50 क्या यूज कर रहा है। मुझे रात में सोना है, गर्मी लगती है, इसमें बात खत्म, इसमें अलग क्या यूज कर ले रहा हूँ। अफोर्ड करेगा वो करेगा ही करेगा, और बाकी इंक्रीज तो होना ही होना था और आगे आने वाले टाइम में भी और भी हो सकता है। एसी होने के बावजूद भी अगर बिजली यूज नहीं कर सकते तो और ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि जेब की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। एसी तो इंसान ले लेगा किस्तों पे, भैया बिल कैसे भरेगा। महंगाई है कहाँ, कोई भी आज देश का कोई भी आदमी एक दिन में जितने पैसे कमाता है उतने पैसे का आटा ले ले पूरे महीने नहीं खा सकता। अब फालतू खर्चों के खर्चे को जितने मर्जी बढ़ा लो, महंगाई नहीं है। आज से 30-40 साल पहले महंगाई थी, जब रोटी नहीं होती थी, एक टाइम खाना बनता, किसी जिनका 2 टाइम खाना बनता उसे अमीर माना जाता था। अरे भाई जिसको कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट वो एसी लेगा। कंफर्ट तो खुद ले रहा है ना बंदा एसी में। जेब पर कोई बोझ नहीं है, जेब पर ही बोझ है सबसे ज्यादा। आप अगर 6 महीने के लिए बिजली फ्री कर दो तो पूरी दिल्ली एसी ना खरीद ले, मेरा नाम बदल देना। बिल्कुल जो रिक्शे वाले हैं वो तक कोशिश करेंगे भैया हम अपने उसमें छप्पड़ में एसी कहीं से फिट कर ले। 5000 रुपए रखे, झुग्गियों में एसी लगा रखे, 5000 के लिए किराए पर लेकर एसी फिट कर लेंगे वो, क्योंकि 6 महीने के लिए बिजली फ्री है भाई। आप फ्री करके तो देखिए, सारा कुछ लोग करना शुरू कर देंगे। 18 महीने में आ जाएगी भारत में बनी पहली चिप। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। देश की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप अगले साल दिसंबर तक बनने लगेगी। ये जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। दरअसल अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी गुजरात में अपना प्लांट लगाने जा रही है। वैष्णव के मुताबिक इस प्लांट से पहली सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन 18 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। अमेरिकी कंपनी मोटोरोला 3 जुलाई को भारत में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। इनके नाम मोटोरोला रेजर 40 और मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा होंगे। कंपनी की माने तो रेजर 40 अल्ट्रा दुनिया का सबसे पतला फ्लिप फोन है।
सऊदी अरब के मक्का में हज करने आए श्रद्धालुओं के लिए वहां की सरकार ने खास इंतजाम किए। दरअसल वहां हज के दौरान स्मार्ट कार्ड, रोबोट और एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी सरकार के मुताबिक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तकनीक का सहारा लिया गया। बराक ओबामा को अमेरिका में ही मिल गया है करारा जवाब। तो पाकिस्तान में आपको बता दें 10 सैन्य अधिकारी बर्खास्त हो गए। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पेपर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात के कई पलों को दिखाया गया। अपने इसी वीडियो के साथ बाइडेन ने लिखा कि ये दोस्ती काफी मजबूत हो रही है। बाइडेन के मुताबिक अमेरिका और भारत के बीच की दोस्ती दुनिया में सबसे अहम है। वहीं इसके जवाब में पीएम मोदी ने भी लिखा कि दुनिया की भलाई के लिए भारत अमेरिका की दोस्ती महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके दौरे से ये संबंध और प्रगाढ़ होंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को उन्हीं के देश में करारा जवाब मिल गया। दरअसल ओबामा ने भारत में कुछ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं होने के आरोप लगाए थे, लेकिन अब इस पर यूएससीआईआरएफ यानी यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूरे ने ओबामा को सलाह दी कि उन्हें भारत की आलोचना करने की जगह उसकी तारीफ करने में अपनी ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। उनके मुताबिक ठीक है कि अमेरिका की तरह परफेक्ट देश नहीं है, लेकिन इसकी विविधता ही इसकी अपनी ताकत है। भारत मानव इतिहास में सबसे ज्यादा विविधता से भरा हुआ देश है। यूएससीआईआरएफ दुनिया भर में धार्मिक अधिकारों के मामलों पर नजर रखता है। पाकिस्तान की संसद ने एक विधेयक पास किया जिससे नवाज शरीफ का फिर से वहां का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। दरअसल नए संशोधन के तहत वहां किसी भी सांसद को 5 साल से ज्यादा समय के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जा सकेगा। इससे पहले नवाज शरीफ को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन अयोग्य ठहरा दिया था। इतना ही नहीं, वो दूसरी अदालतों से भी कई मामलों में दोषी ठहराए गए, जिससे वो जीवन भर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए थे। पर अब इससे जुड़ा कानून बदल गया। कुश्ती के बाद अब शूटिंग में नया विवाद सामने आया है। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। ब्रिजभूषण शरण सिंह का विरोध कर रहे पहलवानों ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने चार्जशीट की कॉपी देने की मांग की। इसके बाद अदालत ने चार्जशीट की कॉपी पहलवानों को मुहैया कराने की मंजूरी दे दी। टेबल टेनिस खिलाड़ी अहिका और सुतीर्था मुखर्जी ने ट्यूनिस में WTT कंटेंडर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इस जोड़ी ने डबल्स में जापान की मियू किहारा और मिवा हेरिमोतो की जोड़ी को 11-5, 11-6, 5-11 और 13-11 से शिकस्त दी। एशियन गेम्स से पहले भारतीय शूटिंग में एक विवाद शुरू हो गया। दरअसल जयदीप कर्माकर ने 50 मीटर राइफल टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि टीम में माहौल काफी खराब है, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया। वहीं चर्चा ये भी है कि हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर पियरे बूशा के साथ उनका विवाद चल रहा है। कर्माकर से पहले 2 और कोच ने अपने पद छोड़ दिए थे। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई घरेलू क्रिकेट में अब गुजरात की ओर से खेलेंगे। वो अभी तक राजस्थान की तरफ से खेल रहे थे। रवि बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर गुजरात की जर्सी में तस्वीर शेयर करते हुए ये जानकारी दी। सैफ चैंपियनशिप में मंगलवार को भारत और कुवैत की टीमें आमने सामने होंगी। भारतीय टीम पहले ही टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। वहीं कुवैत ने भी भारत की तरह 2 जीत के साथ 6 अंक हासिल किए हैं। इसी के साथ न्यूज सत्र में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।